के बाद सिंध में इस्लामिक कानून लागू किए गए। जजिया और खराजा टैक्स लिया गया। शरीय के मुताबिक अदालती फैसले होने लगे। मस्जिदों को बनाया गया। इस्लामिक तालीम को ज्यादा बढ़ावा दिया गया। हुकूमत इस्लामी उसूलों पे चली, लेकिन लोकल रवायतों को भी जारी रखा गया। जब इस्लाम की इक्वलिटी का पैगाम हिंदू तक पहुंचा, तब बहुत से नीची जाति के हिंदू ने इस्लाम को कबूल किया। लेकिन शहरी हिंदू और बुद्धिस्ट आबादी में बहुत से लोगों ने जजिया टैक्स, जमीन, तजारती फायदे और अपने माल की हिफाजत के लिए इस्लाम में कबूल किया। लेकिन ये पसंद बहुत ज्यादा कम था। ऐसे सिंध की हुकूमतें बदलती गई और लोग आस्ते आस्ते इस्लाम को कबूल करने लगे। लेकिन गांव देहात में रहने वाले हिंदुओं ने अक्सर इस्लाम को कबूल करने से इनकार कर दिया और अपने रिलीजन पे कायम रहे। लेकिन सबसे ज्यादा हिंदू सूफिज्म से अट्रैक्ट होकर इस्लाम में आए। इन सबको इस्लाम में आने में कई साल का टाइम लगा। मोहम्मद बिन कासिम के बाद कुछ रूलर ऐसे भी थे जिन्होंने हिंदुओं पे रिस्ट्रिक्शन लगाए, जैसे वो जमीन नहीं खरीद कर सकते, घोड़े नहीं चरा सकते, वो सिर्फ गधे और ऊंट चरा सकते थे। लेकिन 15वीं सेंचुरी के बाद कुछ रूलर ऐसे भी थे जिन्होंने हिंदुओं पे रिस्ट्रिक्शन हटा दी। इससे हिंदुओं ने बहुत ज्यादा तरक्की की, लेकिन थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शन तब भी थे उन पे। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और मुस्लिम हुकूमत के साथ इस्लाम पूरे इंडिया में फैल गया और सिंध में सिंधी हिंदू माइनॉरिटी बन गए। लेकिन सिंधी हिंदू और मुस्लिम में ज्यादातर कम्युनल टेंशन कम ही थे। इसके बाद 1843 में अंग्रेजों ने कानपुर रूलर्स को हरा के सिंध पे कब्जा किया और इसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा बना दिया। ये हिंदुओं के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हिंदुओं की मेजोरिटी थी जो 78% थी और मुस्लिम सिर्फ 17% थे। ब्रिटिश राज में सिंधी हिंदू ज्यादातर शहरों में रहते थे, जिसमें से कराची, हैदराबाद और शिकारपुर बड़े शहरों में से एक थे। यहाँ पे ब्रिटिशर ने सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया था। अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से सिंध के शहरी इलाकों में रहने वाले हिंदुओं ने ट्रेड, कॉमर्स और बैंकिंग में तरक्की की और ब्रिटिशर्स ने ज्यादातर स्कूल और कॉलेजेस इन शहरों में ही बनाए, जिससे बहुत से हिंदूज ने एजुकेशन हासिल की और उन्हें सरकारी नौकरी भी मिल गई। इससे उनके पास लोकल म्यूनिसिपल का पावर भी आ गया। शहरी हिंदूज ने ब्रिटिश सिस्टम के साथ अच्छी तरह से मिल गए थे। ब्रिटिश लीगल सिस्टम ने उन्हें प्रॉपर्टी राइट्स दिया, जिससे वो जमीन खरीद कर सकते थे। शहरी हिंदूज ने ट्रेड और एजुकेशन में बहुत ज्यादा फायदा उठाया, लेकिन गांव देहात में रहने वाले हिंदू पीछे रह गए। बॉम्बे प्रेसिडेंसी के लेजिस्लेटिव काउंसिल में सिंधी हिंदुओं को थोड़ी रिप्रेजेंटेशन मिली, लेकिन पॉलिटिकल पावर ज्यादातर ब्रिटिशर और मुस्लिम एलीट के पास था। शहर में रहने वाले हिंदुओं के पास म्युनिसिपल बोर्ड में कुछ पावर था, जबकि गांव देहात में रहने वाले हिंदुओं के पास कोई पॉलिटिकल आवाज नहीं। अंग्रेजों के दौर हिंदुओं के लिए बहुत ज्यादा अच्छा था। उनकी आबादी भी स्टेबल थी। 1881 में सिंध में 22% हिंदू थे, जो 1941 तक 27% पहुंच गए। लेकिन सिंधी मुस्लिम के हालात अच्छे नहीं थे, क्योंकि ज्यादातर मुस्लिम गांव देहात में रहते थे और खेती या मजदूरी करते थे, जो डायरेक्टली जमीन से लिंक थे। तो ब्रिटिशर ने ज्यादातर जमीनों पे हेवी टैक्स लगाए थे, जो मुस्लिम को ज्यादा पीछे ले गए। इससे मुस्लिम अपने जमीनों को गिरवी रख के हिंदू से कर्ज लेने लगे। जब वो कर्ज चुका नहीं पाए तो हिंदुओं ने उनकी जमीनों को छीन लिया, जिससे 23% हिंदू के पास सिंध के 40% जमीन का कंट्रोल आ गया। लोअर क्लास मुस्लिम को पहले मुस्लिम जमींदारों ने एक्सप्लॉइट किया, बाद में हिंदुओं ने, जिससे वो एजुकेशन में बहुत ज्यादा पीछे रह गए। कुछ मुस्लिम जमींदार के पास लोकल कंट्रोल था और उन्होंने ब्रिटिश रूल में थोड़ा बहुत फायदा उठाया। अंग्रेजों ने हिंदू को ज्यादा फेवर करने की वजह से मुस्लिम और हिंदू में टेंशन बढ़ने लगे। हिंदू मनी लोडर्स लोन के बदले मुस्लिम फार्मर्स की जमीनों पर कब्जा करने लगे। इससे